नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं। सभी अपने इंटरव्यू को सबसे ज्यादा धाकड़ बता रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव बता रहे हैं। सभी का कहना है कि उनके इंटरव्यू में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो दूसरों के इंटरव्यू में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के लगातार सीरीज ऑफ इंटरव्यू के बीच इस वक्त देश में चर्चा हो रही है पीके की, प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर भी अचानक इंटरव्यू दे रहे हैं और बड़े बड़े लोग उनके इंटरव्यू कर भी रहे हैं। उन इंटरव्यू में जो खास बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि इस बार बीजेपी की फुल मेजॉरिटी की सरकार पीके के मुताबिक यानी प्रशांत किशोर के मुताबिक देश में बनने जा रही है। प्रशांत किशोर के द्वारा इस तरह के बयानों के बाद, हालांकि उनके इंटरव्यूज में कुछ में बहुत तल्खी भी हुई, कुछ इंटरव्यूज में उनकी जिस तरह की शैली आई सामने, क्या किसी रणनीतिकार से राजनेता बने। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार थे। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार थे। उसके बाद वो नीतीश कुमार के रणनीतिकार बने, ममता बनर्जी के रणनीतिकार बने, वापस राहुल गांधी खेमे में जाने के प्रयास भी किए, फिर अपनी यात्रा भी निकाली, अपनी पार्टी भी बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अगली बार बिहार यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त रणनीतिकार से राजनेता के बीच में फंसे हुए प्रशांत किशोर के बीजेपी को लेकर, सीट को लेकर जो उनका एनालिसिस है उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और इस चर्चा पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उनको उनकी ही बातें भी याद दिलाई जा रही हैं कि आपने उस वक्त ये कहा था, उस वक्त ये कहा था, बहुत सारे वृत्तांतों के साथ। अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 चरण के चुनाव जब बाकी हैं तब प्रशांत किशोर जो सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है। हमारे साथ करणवीर राजपुरोहित कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आरपी विजय बीजेपी से, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, संगीता शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी विजय जी, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि आपकी सरकार बना रहे हैं पीके प्रशांत किशोर। कैसे मानते हैं आप उनके आकलन को, कैसे देखते हैं, कितना सही है? देखो मीना जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को और आपको भी नमस्कार। मेरा ये मानना है प्रशांत किशोर जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और वो सालों से काम करते हैं, आज से नहीं कर रहे। वो मोदी जी के, अगर आपको ध्यान हो 2013 के अंदर, तो 2013 से ही उनके लिए काम करना चालू कर दिया था और उसके बाद में विभिन्न पार्टियों के, जरूरी नहीं है कोई भारतीय जनता पार्टी का साथ उनके साथ रहा था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से वो एसोसिएट भी रहे थे। बाद में विभिन्न पार्टियों से, चाहे टीएमसी हो, चाहे आपका कांग्रेस हो, सभी से जितनी भी पार्टियां थी, चाहे साउथ में हो, सभी जगह उन्होंने काम किया है और वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और वो काम करते आए हैं। और आज उनकी कोई सोच है, कोई दिमाग में है उनकी, और लुकिंग टू द जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको देख करके वो बात कर रहे हैं कि इस समय बीजेपी की स्थिति क्या है और दलों की स्थिति क्या है। वो एक खुला अपना विचार रख रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो मैं मानता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आज जितने भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर ये पॉलिटिकल जानते हैं तो ये भी डेफिनेटली अपने विचार रखते हैं, और विचार रखते हैं तो उनका ये जरूरी नहीं है कि कोई उससे सहमत हो या नहीं हो। तो आपको लगता है आरपी विजय जी कि प्रशांत किशोर का आकलन सही है, एकदम सटीक है, आपके मुताबिक है? देखो कोई भी आदमी आकलन को कभी भी सटीक नहीं कहा जा सकता। आकलन जो होता है वो आकलन होता है, वो एस्टिमेट होता है। एस्टिमेशन, आकलन का मतलब होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन समटाइम गोस बिल्कुल नियर टू एग्जैक्ट और समटाइम फार अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। जो आदमी है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर क्या है, बट लुकिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रशांत किशोर, इनके इसको एक्सपीरियंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो कुछ अगर कह रहे होंगे तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे। मैं कतई पूर्ण अवसर पे नहीं जा रहा हूँ, मेरा ये मानना है, बट ये लगता है लुकिंग टू द उनके जो एक्सपीरियंस को मानते हुए, जो इतने सालों का है और जो कभी कभी और सटीक भी जाता है, कई बार थोड़ा सा कमजोर भी जाता है। मैं ये नहीं कह सकता, एस्टिमेट होते हैं, वो कभी भी रियल नहीं हो सकते। जिस तरीके से अपन एग्जिट पोल और पोल करते हैं वही वाली कहानी है।
करणवीर सिंह राजपुरोहित जी के पास चलते हैं। उन्हें कितना सटीक लग रहा है ये प्रशांत किशोर का बयान इस समय? उनका अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनका जो आकलन सामने आ रहा है देश के, वो जो रख रहे हैं अपनी बात, और पूरे देश में उनकी बात की इस वक्त चर्चा हो रही है, कितनी सही लग रही है आपको करणवीर सिंह जी? ऑडियो ऑन करिए अपना करणवीर जी। जी मीना जी नमस्कार। दूसरा, हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। तो करणवीर जी बोलिए आप। कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं करणवीर सिंह राजपुरोहित, वापस जुड़ेंगे उनसे, एक बार फिर से कनेक्ट करें। तब तक सनी सेबेस्टियन जी, ये जो इस वक्त टाइमिंग है, 2 चरण के चुनाव बाकी हैं और इससे पहले प्रशांत किशोर सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, क्या समझ में आ रहा है? हेलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर ये जो इश्यू अभी का इश्यू क्या है, क्या ये जो प्रशांत किशोर का रोल के बारे में है, या इन्होंने ये जो कहा है उसके बारे में है, और प्रशांत किशोर है क्या, और खुद को ढूंढ रहे हैं, अपना रोल क्या है? ये पोलस्टर है, सफोलॉजिस्ट है, पॉलिटिशियन है, लीडर है, या रिसर्चर योगेंद्र यादव टाइप है, या असाइनमेंट करने वाला है, इलेक्शन जितवाने वाला? तो उनका भी आइडेंटिटी का कुछ क्राइसिस तो है। होगा बहुत स्मार्ट है ना, काफी काबिल आदमी होगा, लेकिन अभी का प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन इश्यू आता है, उनसे आप क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा है क्या? मेरे से पूछो, कहा होगा पता नहीं, मेरे को पता नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे लोग पूछ रहे हैं। करण तापर पूछ रहे हैं, जो हमारा जो है लेडी, हाँ, बरका दत्ता उन्होंने भी इंटरव्यू किया इनको। और लेकिन इस तरह का जवाब प्लस द टाइमिंग है डाउटफुल। ये क्यों बोल रहा है इस तरह का? ठीक है, अगर सच्चाई ये है और उनको जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूछने पर ही बोला है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया इन्होंने, पूछने के बाद ही इस तरह का बता दिया। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को, लेकिन ये भी इश्यू है, ये कौन सा बेसिस पे कर रहे हैं? आपको तो क्या सपने आए हैं क्या, या आपने कोई स्टडी किया है क्या? उस तरह का इन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन एक चीज और है, हम इस पे ये भी नहीं करना चाहिए, जो शूटिंग द मैसेंजर। अगर ये मैसेंजर है, खबर दे रहे, पोस्टमैन की तरह डिलीवरी कर रहे, उस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका रोल क्या है, ये खुद क्या, ये है अभी का इश्यू। जी बिल्कुल, आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं प्रशांत किशोर, बिल्कुल ठीक बात समझ में आती है। रणनीतिकार से राजनेता बने, ना ठीक से रणनीतिकार के रूप में कहीं सफलता से टिक पाए, ना ही राजनेता बन पाए। आज की तारीख में किसके लिए रणनीति बना रहे ये कहना मुश्किल है। खुद के लिए रणनीति बनाने में कितना सफल है ये वक्त बताएगा। आज की तारीख में वो किसके साथ हैं ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे में राजीव जैन जी, ये बात सनी सेबेस्टियन जी ने बिल्कुल सही कही है और सवाल किया है कि भाई ये जो टाइमिंग है और जो सवाल करने वाले लोग हैं, ये भी अलग अलग तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं कह सकते किसी एक मतलब एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। एक तरफ बरखा दत्त है, दूसरी तरफ संजय पुगलिया है, तीसरी तरफ करण थापर है, और भी लोग हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि करण जो इन्होंने जो सीट का विश्लेषण दिया है पूरे देश में, और जिस तरह से इन्होंने विश्लेषण दिया, उसके बाद अलग अलग नेताओं के रिएक्शन आए। उनमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी रिएक्शन आया, और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी जो है, पार्टी ने युद्ध स्तर पर उतार दिया है लोगों को मैदान में, अपने से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। तो क्या प्रशांत किशोर को बीजेपी से जुड़े हुए लोगों की तरफ बता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत?
देखिए मीना जी, ये तो अब 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि वो किसकी तरफ से बोल रहे थे, क्या रिजल्ट आते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो उनकी टाइमिंग है, बीच चुनाव में 2 चरणों से पहले, अभी बीच में कुछ टाइम ये भी चला था कि मुकाबला बड़ा कड़ा हो गया है, तो हो सकता है बीजेपी ने कराया हो। लेकिन उनके जिन्होंने इंटरव्यू लिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं किसी को मतलब दुराग्रह से नहीं बोल रहा, जिन्होंने इंटरव्यू लिए वो सब भाजपा विरोधी लोग हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी एंटी भाजपा रही है पिछले 10, 15, 20 सालों में जो देखा जाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिन पत्रकारों का आपने जिक्र किया, उन्होंने उस समय उनको कितना घेरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी घेरा। आज वो ही प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लेके इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि साहब भाजपा सत्ता में आ रही है, ये प्रशांत किशोर का कहना है। मीना जी, मैं दूसरी तरफ भी जाता हूँ कि आज देश में 2 ही लोगों के जो आकलन है, एक प्रशांत किशोर, एक योगेंद्र यादव, इन 2 के ही आकलन का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। प्रशांत किशोर तो पिछली बार जो भाजपा की सीटें थी 303, उससे थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं या उसके आसपास बता रहे हैं कि उसी स्थिति में भाजपा आ सकती है। दूसरी तरफ योगेंद्र यादव है, उनका आकलन ये है कि 250 सीटें भाजपा जीतने की स्थिति में है। तो 250 सीटें वो जीतने की स्थिति में है, तो 272 इंडिया गठबंधन या जो विपक्ष गैर भाजपाई दल है वो इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें कयास पे है, और ये तब हमको 4 तारीख तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा कि तब क्या रिजल्ट आता है। लेकिन जो रणनीतिकार होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, या जो भी होते हैं, उनका अपना एक आकलन होता है, एक माहौल देखते हैं। जिस तरीके से पत्रकार है, आप और हम वो सब एक सन्नी जी भी हैं, मतलब जो भी पत्रकार है वो भी एक आकलन करते हैं, चाहे जयपुर में बैठे हो वो भी एक अंदाजा लगाते हैं कि साहब बंगाल की स्थिति क्या रहेगी, केरल का वोट परसेंटेज क्या रहेगा, तमिलनाडु का क्या रहेगा। मतलब हम लोग वहां नहीं गए, वहां का किसी नेता से नहीं मिले, लेकिन एक जानकारी जो मीडिया के जरिए या प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आजकल सब बहुत सी तरीके की जानकारियां सब लोगों को मिल जाती हैं, तो उस आधार पर एक आकलन लगाते हैं। प्रशांत किशोर का अपना हो सकता है, लेकिन उससे पहले वो गैर भाजपाई दलों के भी काफी रणनीतिकार रहे। बंगाल में ममता बनर्जी के रहे, ममता को बड़ी जीत दिलाई। तो नीतीश के भी रहे, बीच में राहुल गांधी के बहुत प्रमुख सलाहकारों के रूप में भी वो रहे, राहुल गांधी उनकी पूरी बात मानते थे। तो कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो नहीं चाहते कि गांधी परिवार पे किसी और का, इस तरीके के किसी रणनीतिकार या साइकोलॉजिस्ट का आधिपत्य हो या मतलब उनका अधिकार हो। तो कांग्रेस की अब अपनी वो होती है, तो कांग्रेस के रणनीतिकार नहीं बन पाए। लेकिन एक चुनाव में एक मौका भी ऐसा भी आया था कि वो शायद कांग्रेस की करे, वो भाजपा के भी। बिल्कुल, उन्होंने पूरी कांग्रेस की कमान संभालने का ऐसी खबरें हैं जिसमें लोग उन बैठकों में थे कि पूरी कांग्रेस की कमान मुझे दे दीजिए और राहुल गांधी को बोला पार्टी के अध्यक्ष आप बन जाएंगे। तो इस तरह की खबरें गांधी एग्री हो गए थे, कांग्रेस के और नेताओं ने इस मामले को कहीं बिखराया, या मतलब जो भी चीजें राजनीति में होती हैं। और कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी, उसके जो नेता है वो तो बड़े मंजे हुए नेता है इस मामले में कि किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, किसकी टांग खींचनी है, किसको ऊपर चढ़ाना है। तो वो चीजें होती है, लीडरशिप कमजोर होती है मीना जी, तो दूसरे नेता हावी या जो कमजोर स्थिति में हो जाता है, जिसके दिन खराब होते हैं पार्टी के, उसकी सब आलोचना भी करते हैं इस चीजों को लेके। अब भाजपा का युग चला 10 साल, अब आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2 नाम लिए हैं आपने राजीव जैन जी, योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर। दोनों राजनीति का स्वाद चखने से बचे नहीं। योगेंद्र यादव ने तो चखा, और ये भी चख रहे हैं, अपनी पार्टी बनाने की तैयारी में यात्रा निकाल रहे हैं, राजनीतिक पद भी नीतीश कुमार के साथ लोग आने चाहिए। अरविंद केजरीवाल सफल हुए एक जमाने में, असम में प्रफुल्ल मोहंतो सफल हुए, वो इसी तरीके के लोग जो आंदोलनों से निकले हुए लोग। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की शब्दावली उन्होंने, जो दो नाम लिए आपने, हालांकि जो 2 नाम आपने लिए जिन्होंने इंटरव्यू किए हैं, इनके अलावा एक नाम और है, और वो है संजय पुगलिया जी का, जो अडानी ग्रुप के एनडीटीवी जिनके प्रमोटर हैं, उनको इंटरव्यू दिया है। चैनल के प्रमोटर हैं मीना जी। मैं बता दूं आपको, मैं संजय पुगलिया को काफी समय से जानता हूँ। वो कहीं ना कहीं एंटी, जो उनकी आइडियोलॉजी है, एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी है उनकी जी। और जो आज के मुख्य मीडिया में जो भी जर्नलिस्ट हैं उनमें संजय पुगलिया, मतलब आप देखिए, मैं तो देखता नहीं हूँ ज्यादातर टीवी वगैरह, लेकिन जो मेरी जानकारी है
कि वो हाँ। कहीं ना कहीं और पत्रकारों के बनिस्पत निष्पक्ष चल रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया माना जाता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के जो इंटरव्यू, निश्चित रूप से राजीव जैन जी, प्रधानमंत्री के जो इंटरव्यू हुए उनमें भी संजय पुगलिया का इंटरव्यू देखा जाना चाहिए जरूर। बहरहाल करणवीर सिंह जी, आपके पास आ रही हूं मैं। किस तरह से देखते हैं आप प्रशांत किशोर के इस एनालिसिस को, जो आकलन है उनका? मीना जी, उन्होंने जो बात कही है उनका वो निजी आकलन है। कांग्रेस पार्टी उस चीज पे विचार विमर्श करे या उस चीज पे कोई रिएक्शन करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने मीडिया का पार्ट है वो, और सोशल मीडिया में काफी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, कई राजनीतिक दलों के लिए काम कर चुके हैं वो। तो अगर वो कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो अपने स्तर पे दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई विशेष, इस पे कोई गंभीरता से लेने वाली बात नहीं है। हाँ, दूसरी पार्टियां खुश हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत जी तो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने तो रिएक्शन कर दिया है कि भाई बीजेपी जो है वो इस वक्त बहुत 2 चरण के चुनाव बचे हैं, उससे पहले ही जिस तरह से अपने लोगों को इस मैदान में जुटा चुकी है। तो आप कैसे ले रहे हैं? गहलोत साहब ने प्रशांत किशोर जी के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया है। उन्होंने तो वर्तमान स्थिति, वास्तु स्थिति से देश की जनता को बताया है कि देश के अंदर किस तरह का माहौल है, और इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन का जो टीम है वो किस तरह से चुनाव जीत रही है और कितने बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रही है, और किस तरह की परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर कर रहा है। उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है, ना कि प्रशांत किशोर जी को कोट करके उन्होंने कोई अपनी बात कही है। प्रशांत जी का अपना बयान है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, वो किसी भी तरह का बयान दे सकते हैं, वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं है, वो स्वतंत्र है, उनका अपना IQ लेवल है, उनका अपनी स्टडी है, उन्होंने जो दिया है वो उनके पास, उनको मुबारक है। कांग्रेस पार्टी इसके नए तो गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दों को की जो राजनीति उन्होंने शुरू की है उसकी ओर अग्रसर है। 5 चुनाव हो चुके हैं, 2 चुनावों के अंदर, और उसको गंभीरता से ले रहे हैं। सनी सेबेस्टियन जी, कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं ले रही है प्रशांत किशोर के बयान को, बीजेपी थोड़ा गंभीरता से ले रही है, सिर्फ इसलिए कि एक के पक्ष में और दूसरे के पक्ष में नहीं है। सनी जी, ये सवाल आपसे था। अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं? मेरे से? अच्छा, ठीक है। नहीं, बीजेपी को ये सूट करता है, बीजेपी तो एक्सेप्ट करेंगे। कांग्रेस को इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस को ये फीलिंग भी है, ये स्ट्रैटेजिकली बीजेपी ने इनसे कहलवाया ये चीज, ये वाला जो 2 फेसेस बाकी है और क्रुशियल दिल्ली वगैरह आ रहे, हरियाणा बाकी जगहों पे, कांग्रेस में इसलिए कांग्रेस को ये रेसिस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर हाल मोदी आ रहे, वो वाला जो नारा है ना, उस तरह का ही है ये। कुछ भी हो, फाइनली मोदी वापस आ रहा है, ये वाला जो इसमें फिर कांग्रेस को तो स्ट्रैटेजिकली भी, अगर सच है तो भी, है ना, स्ट्रैटेजिकली कैंपेन के तहत ये रेसिस्ट करना है, विरोध करना है, रिफ्यूट करना है, तो मानेंगे नहीं। कांग्रेस क्यों माने? कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस क्यों माने? नहीं मानना चाहिए। बीजेपी को मतलब 400 की बात हो रहा है, इसलिए बहुत बढ़िया जो नतीजा नहीं बता रहा है, फिर भी कम से कम तो क्लियर तो हो गया ना, उसमें वो प्लस है, बीजेपी के लिए प्लस है, एनडीए के लिए प्लस है, इसलिए एनडीए तो खुश है। उसके बाद वाला स्थिति में एनडीए के कहने पर ये कह रहे हैं या नहीं, ये अलग बात है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ओपन है ये चीज, डाउटफुल है मामला, है ना। अदरवाइज इनका जो प्रशांत किशोर का अभी ये बोलने का क्या कारण होगा? ये एक से ज्यादा एक बार बोल दिया, बाय द वे बोल दिया, है ना, सर नहीं, बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको तो कुछ पर्पस तो है, देयर इज ए पैटर्न क्या है, किस लिए है, ये है क्वेश्चन। तो राजीव जैन जी, अगर ये सच है, अगर इसलिए क्योंकि हम कोई भी ये बात क्लेम नहीं कर सकता कि अगर बीजेपी ने प्रशांत किशोर को ऐसा कहने के लिए प्रेरित किया है, तो फिर तो बीजेपी की सफलता के लिए सच में ही उनको सैल्यूट करना चाहिए कि ये कहलवाने के लिए उन्होंने बरखदत और करण थापड़ को इस्तेमाल भी कर लिया। नहीं, ये तो राजनीतिक दल है। देखो, यदि बीजेपी ने कहलवाया है तो उनकी स्ट्रेटेजी है, कहीं ना कहीं वो उसमें सफल हो रहे हैं, तो इसमें विपक्षी दलों को क्या करना चाहिए, ये उनको अपनी रणनीति बनानी चाहिए।
एक व्यक्ति विशेष पे प्रशांत किशोर कोई इतने बड़े राजनेता तो है नहीं, इतने रणनीतिकार और वो स्ट्रेटेजी बनाने वाले नहीं, क्योंकि पार्टियों की रणनीतियां तो बहुत सी एजेंसियां बनाती हैं। ऐसा नहीं है मीना जी, आज मतलब प्रशांत किशोर कहीं पीछे चले गए, बहुत सी एजेंसियां आगे आ गई। अपने विधानसभा चुनावों में मैंने भी देखा, और जो भाजपा के लिए काम कर रही थी एजेंसी और एक कांग्रेस के लिए काम कर रही थी यहाँ, उन दोनों के मुखियाओं ने, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब उन दोनों के जो एजेंसियों के मुखिया थे, कुछ पत्रकारों को बुलाया, उनमें मैं भी था और उनको चर्चा करते थे। तो कांग्रेस की जो रणनीति बनाने वाली एजेंसी थी या जिसका आकलन था, उसका बिल्कुल सटीक आकलन मेरे को लगा। जो नतीजे में उसने 65 से 75 सीटें तो कंफर्म बताई थी कि इसके बीच में हमारी सीटें आएंगी, और 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो हम किसी मतलब थोड़ा बहुत इधर रहा तो हम जीत सकते हैं, नहीं रहा तो उधर जीत सकते हैं। तो बीजेपी के लिए जो काम कर रही थी एजेंसी, उसके मुखिया ने हमें बताया था कि हम करीब करीब 135-140 सीटों तक जा रहे हैं। अब वो बीजेपी में कहीं जो चुनावी दौर के दौरान जो मतलब गुटबाजी चली, एक गुट ने ऐसा किया तो उससे वो 15-20 सीटें हार गए होंगे, मेरा मानना है। ऐसा हो सकता है, ये नहीं है कि वो 115 ही आ रहे होंगे या जो भी है। तो इस तरीके की बहुत एजेंसियां काम करती है, अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए काम करती हैं, और वो कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों को बीच चुनाव में बुलवाती भी है। ये उनकी रणनीति होती है। हो सकता है सन्नी जी सही कह रहे हो कि ये इस टाइम पे बोल रहा, जब 5 फेज के इलेक्शन निमट गए और उसके 5 फेज के इलेक्शन में कहीं बीजेपी को लगा हुआ होगा कि मुकाबला बड़ा टफ है, कुछ सीटों की कमी है, क्योंकि आंकड़ा 400 का तो उन्होंने अपनी रणनीति के तहत फेंका है, जबकि चर्चा होनी चाहिए 272 की, कि 272 कौन पार करेगा उसकी। तो बीजेपी को कहीं लगा हुआ कि यार 272 तक भी हम नहीं पहुंच पाए, तो इस बीच में इस तरीके का एक खेल किया जाए। ये हो सकता है, संभावना है, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि इस पे हम 4 जून के बाद बात करें तो ठीक रहेगा कि रणनीति बोले बुलवाया गया या किस रूप में बोला। तो इसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, जो आज मैं देख रहा था कई जगह चीजों को देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जवाबी रूप में वो दावा बोला गया है कि किस तरीके से कांग्रेस, अशोक गहलोत जी का बयान, आप अशोक गहलोत जी का सोशल मीडिया पर जो रिप्लाई है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, वो आप इसी की प्रतिक्रिया समझते हैं? नहीं, अशोक गहलोत तो एक कांग्रेस के बहुत बड़े मंजे हुए राजनेता हैं, वो इस चीज को भाप गए होंगे कि ये रणनीति के तहत कहीं बीजेपी के पक्ष में बुलवाया जा रहा है, तो आज बुलवाया, कल और दूसरे 2-3 लोग और रात तक और कोई भी आ जाए इस तरीके के। तो उन्होंने जो उनका बयान जो आपने देखा ट्विटर पे, उनका ये था कि बीजेपी के पक्षधर लोग, जो बीजेपी के पक्षधर लेने वाले लोग हैं, जो गैर राजनीतिक मुखौटा लिए हुए होते हैं, वो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कोई सोशल सेक्टर में काम करता है, कोई कहाँ काम करता है। हो सकता है वो धीरे धीरे इस तरीके की बातें बोलने लग जाएगी, बीजेपी हमारा तो आकलन ये है, हमारे वो है, सबके अपने वो रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही समय पर एक आरपी विजय जी सूंघ लेते हैं अशोक गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता, तो इसका मतलब जनता भी क्या सूंघ पाएगी छठे चुनाव पर, छठे चरण के चुनाव पर इस तरह के लोगों के बयानों के माहौल का कितना असर पड़ेगा आरपी विजय जी? तो मीना जी, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रशांत किशोर जी खुद भी एक पार्टी चला रहे हैं, और आज आपने सुना होगा कि प्रशांत किशोर जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना दिया गया। ऐसी एक फेक न्यूज चलाई गई, और ये फेक न्यूज किसने चलाई? आज मैं करणवीर सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि जयराम रमेश है कोई कांग्रेस में, उन्होंने अपना फेक न्यूज चलाया। उन्होंने एक फेक लेटर बना करके अरुण सिंह जी के नाम से, एंड उसको प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाया, और प्रवक्ता बना करके एक्स पे डाला इसको, और एक्स पे डालने के बाद में ये रूमर फैली, सब जगह लोग बाबू ने कहा कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। मैंने फैक्ट चेक किया, मैं कोई भी डिबेट करता हूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कोई चीज फैक्ट चेक हो, उसके बाद में मैं जाऊँगा। तो मैंने बात करी, मैंने कहा भाई इस तरीके का हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई न्यूज चली है तो फैक्ट आप चेक कर लें, ऐसा कोई न्यूज हमारे पास तो नहीं है। बाद में मालूम पड़ा कि ये फेक लेटर चल रहा है। फिर उसके बाद में सफाई आई, इनकी जो पार्टी थी उनकी भी सफाई आई, प्रशांत किशोर जी की भी आई और किसी की भी आई। मतलब कहने का अर्थ ये एक, मैं बताऊँ, ये वातावरण बनाया जा रहा है, ये ऐसे नहीं बनी है, ये बातें ऐसे नहीं बनी है, प्रशांत किशोर जी की बातें ऐसे नहीं बनी है,
ये कांग्रेस इसके पीछे है, विरोधी इसके पीछे है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटें लेके आ रही है। मैं कह रहा हूँ 272 की बात छोड़िए आप, 400 प्लस सीटें लेके आ रहे हैं। बड़ा अचंभा होगा आप लोगों को अगर 421 को भी हम पार कर जाए तो। उसके पीछे रीजन क्या है? आज की तारीख में विपक्ष में नेता कौन है? ये इंडिया अलायंस गठबंधन है क्या? इनके पास है क्या? ये तो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। आज चाहे कांग्रेस को ले लो, तृणमूल कांग्रेस को ले लो, आपको ले लो, ये है क्या? ये सब देश को तोड़ने वाली पार्टियां, इनके लिए प्रचार करता है पाकिस्तान, इनके लिए प्रचार करते हैं फॉरेन कंट्रीज, इनके लिए तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनको देश प्रेम है ही नहीं, इनको तो नेशन प्रज्वल रवन्ना जैसे युवा आपके लिए देशभक्त हैं। एक बात अशोक गहलोत इंडिया गठबंधन पे आप लगाए, आप इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे हो इंडिया गठबंधन पे। अमेठी में लगे हुए, एक मिनट, आरपी विजय जी, अशोक गहलोत जी अमेठी में लगा रखा है ना, वो उनको सिर्फ अमेठी और रायबरेली देखना है। राजस्थान के सारे कार्यकर्ता हमारे जो लगाए हुए हैं ना कांग्रेस के, वो अमेठी और रायबरेली में काम कर रहे हैं। वो 2 सीट अगर ये बचा सके, उनको बचाना चाहिए, अगर बचा सके तो बचाना चाहिए, बट मेरे को नहीं लगता है कि दोनों सीटें ये बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 400। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आरपी विजय जी। वो इम्पोर्टेंट बात ये कि एक तरफ माहौल ये बनाने की कोशिश पीके के द्वारा की गई कि सीट का आकलन बीजेपी के पक्ष में कितना है, तो दूसरी तरफ एक माहौल ये बनाया गया, उसका रिप्लाई, उसका रिएक्शन कि भाई ये तो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, अब वो फेक न्यूज, लेकिन तुरंत इतना जल्दी रिएक्शन, और वो भी अगर कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश की तरफ से आपका कहना है तो सनी सेबेस्टियन जी, करणवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले सनी जी, इस बार कांग्रेस ने थोड़ा तुरंत रिएक्शन देने में और इस स्थिति को संभालने का काम किया क्या? नहीं, रिएक्शन तो इलेक्शन टाइम में जल्दी जाना चाहिए, कोई वेटिंग तो है नहीं, वेटिंग पीरियड बिल्कुल ही नहीं है। पहले कई बार कांग्रेस ने इस तरह का मिस्टेक किया है पास्ट में, जवाब नहीं देने से, इश्यूज को काउंटर नहीं करने से बहुत सारे नुकसान उठाया। ये तो टाइमली है क्योंकि टाइम बहुत कम है, 6th और 7th फेज है और बाकी सारे खत्म। इसीलिए जो बोलना है तुरंत काउंटर करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिबेट बनता है तो पार्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, नहीं गारंटी नहीं है। जो आप डिस्कोर्स स्टार्ट करते हैं, डिबेट स्टार्ट करते हैं, उसका नतीजा आपके स्मार्टनेस पे डिपेंड है, आपकी फेवर में आएंगे या आपको नुकसान करेंगे। लेकिन चुप रहना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने सही रिएक्शन दिया है, ओवर रिएक्शन नहीं मानूंगा इस चीज को। तुरंत रिएक्शन होना, सही रिएक्शन होना, समय से रिएक्शन होना। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है, अगर कांग्रेस ऐसा सोचती है कि ये बीजेपी के द्वारा करवाया गया काम है, वो भी किससे, करण थापर और बरखा दत्त के द्वारा, तब तो वाकई में बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी कमाल की है और कांग्रेस ने भी इस मामले में बड़ी तत्परता दिखाई। करणवीर जी, सवाल ये है कि इस चुनाव पर, छठे चरण के चुनाव पर, इस पूरे एपिसोड का, क्योंकि एक बात हमने बार चर्चा में आई है इन पिछले 1 महीने के चुनावों के दौरान कि इस बार के चुनाव में हर चरण में मुद्दा बदल रहा है, हर चरण में चर्चा का विषय बदल रहा है। तो छठे चरण के चुनाव से पहले ये जो पीके के चर्चा में आने से और एक तरफ प्रधानमंत्री के साक्षात्कार से ज्यादा चर्चा इस विषय की हो गई, वो लोग बरखा दत्त और करण थापर जो कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में समझ में नहीं आ रहे थे इस वक्त, तुलनात्मक रूप से उन चेहरों के जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहे हैं, आज उनकी चर्चा होने लग गई। तो करणवीर जी, कितना असर आप देख रहे हैं इस चुनाव पर पड़ते हुए? बेशक मीना जी, आप सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं तो मुद्दे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बदलते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब से आम चुनाव की घोषणा हुई थी, उन्हीं 5 गारंटियां जो न्याय, युवा, महिला और किसान की बात करते हुए आ रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जैसे अपनी हताशा और बौखलाहट दिखाती जा रही है, जैसे दर बदर चरण के बाद में उनके मुद्दे बदल जा रहे हैं। कभी उनको SC/ST, कभी उनको मुस्लिम, कभी उनको मंगलसूत्र, कभी उनको, अभी इन्होंने एक नया मुद्दा छेड़ दिया कि जयराम रमेश जी ने और पीके, कांग्रेस पार्टी जब इनको इतना सीरियस ले नहीं रही है, आप तो 400 पार के नारे बात कर रहे हैं। आरपी विजय जी, आप क्यों घबरा रहे हैं?
चाहे कांग्रेस, अगर आपको इतनी घबराहट हो रही है पीके की जो उन्होंने जो दस्तावेज बताए हैं रमेश जी ने, मेरी नजर में तो नहीं है बताए उन्होंने, आप बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई क्लेम किया, अगर क्लेम किया है तो आपको समस्या क्या है, आप 400 पार हो रहे हैं ना, आप चिंता मत कीजिए, पीके खुद आके उसका डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेशन दे देंगे कि ये सही तथ्य है या गलत तथ्य है। करणवीर सिंह जी, ये मैंने नहीं बोला है, ये उनकी पार्टी ने बोला है, उनकी पार्टी ने बता रहा है कि जयराम रमेश ने जो है ना फेक न्यूज चलाई है। ये मेरा वर्जन नहीं है, ये मेरा वर्जन नहीं है, आपकी पार्टी के जयराम रमेश जी का वर्जन है, जो कि पीके की पार्टी ने बताया है। अभी पीके की पार्टी ने बताया, हमारा वर्जन नहीं है। अभी 4-5 जनों को आपने ही ये चीजें दिमाग बताई है, आपने ही ये डिक्लेयर किया है, ठीक है, उन्होंने किया है नहीं किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं था, शायद मीना जी को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं मालूम इस बारे में। अगर उन्होंने ऐसा किया है, उसकी सूचना आप तक आई है, तो पीके जी को उस पर डिक्लेरेशन दे देते। आप इतना उतावले क्यों हो रहे हैं? तो ये बौखलाहट मीना जी साफ दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह से मुद्दों को बदलना चाहती है। चाहे मोदी जी के इंटरव्यू को देख लीजिए आप, देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं करेंगे, पर वो इंटरव्यू इस तरह के करेंगे कि देश के गरीब क्या उनसे, अब ठीक है आप बता रहे हैं तो आप, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं फैक्ट चेक करके बात करता हूँ। नहीं, फैक्ट चेक करके बात कर रहे हैं तो पीके ऑफिशियली आके उसका डिक्लेरेशन करेंगे ना। अगर उनके ऊपर आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों है? प्रशांत किशोर के द्वारा अगर के ऊपर कोई चीज अगर आरोप प्रत्यारोप होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों उद्दुलित हो रही है? तो कहीं ना कहीं हम उद्दुलित क्यों हो रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी ने एक्स के ऊपर जाकर किया है कि जयराम रमेश ने जो डाला है वो फेक है, वो अपॉइंटमेंट फेक है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया है। अरुण सिंह जी का जो लेटर जारी हुआ है वो फेक है, ये उनकी पार्टी ने डाला है। क्या पीके ने इस पे कोई रिएक्शन दिया है अभी तक? पीके की तो पार्टी है भाई, जब पार्टी डाल रही है तो पार्टी से बड़ा तो कोई इंडिविजुअल होता नहीं है। जिस इशू पे जरूर होता है कि पार्टी से ऊपर इंडिविजुअल होता है, देश से ऊपर इंडिविजुअल होता है, बट बाकी और जगह तो ऐसा नहीं होता है। ये बात आप कह रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट आरबी विजय जी आप सुन लीजिए, कर देता हूँ। नंबर तो क्या आदमी थे वो, आरबी विजय जी, जिस भारतीय जनता पार्टी से एक मिनट आप शांत रहिए। जिस भारतीय जनता आप जिस पार्टी के स्पोक पर्सन है, क्या वहां भाजपा बाकी रही है क्या? ये मोदी की पार्टी हो चुकी है, यहाँ मोदी ही चेहरा है और मोदी ही बात हो रही है। आप तो इस तरह के आरोप तो मत लगाइए कम से कम कि पार्टी से बड़ी होती है या चेहरा बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मोदी जी हमेशा कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मोदी का मतलब होता है 140 करोड़ जनता। मोदी जी कहते हैं कि मोदी का अर्थ होता है 140 करोड़ जनता। अगर मोदी कहीं नाम आता है, मोदी का अर्थ 140 करोड़ जनता नहीं होता है। मेरी बात सुनिए आप, देश के पीएम है, 140 करोड़ जनता का मतलब होता है भारत। आप जगन्नाथ से ये कहना गलत है। यही तो आपकी सोच दर्शाती है। आप मोदी आरपी विजय, यही तो आपकी नगण्य सोच है। आप मोदी को देश से बड़ा मानते हैं, आप मोदी को जगन्नाथ प्रभु भगवान जगन्नाथ से बड़ा मानते हैं, आप मोदी को भगवान श्री राम से बड़ा मानते हैं। जी ने क्या बोला था? बिल्कुल, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। भूल गए आप लोग? आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है। कह रहा हूँ ना, संबित पात्रा पिछले 10 दिनों से लगातार माफी मांग रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, ये लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। आप भी वही बात कर रहे हैं कि मोदी मतलब 140 करोड़, क्यों 140 करोड़? क्या इस देश के अंदर और क्षत्रिय पार्टियां? करणवीर जी नौजवान है और आरपी विजय जी अनुभव वाले हैं, लेकिन जब चैनल के प्रवक्ता के रूप में आते हैं तो दोनों एकदम एक जैसे हो जाते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं है। सनी सेबेस्टियन जी, क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे पीके इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के दौरान जो कुछ उन्होंने जितना भी काम किया है, जिसके लिए भी किया है, कुछ फायदा होगा उनको व्यक्तिगत, उनकी पार्टी को? नहीं, प्रशांत किशोर के लिए पूछ रही है जी। या एक्चुअली इनका रोल खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या मेरा रोल ये है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी जो पोल स्टेट्स है, सफोलॉजिस्ट, जैसे प्रणय रॉय ने कोई पार्टी नहीं बनाया, पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया, योगेंद्र यादव ने ट्राई किया है और एक्टिविज्म में ज्यादा है। अभी उन्होंने इलेक्शन जो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, इलेक्शन लड़ने के बाद कहा, मैं वो वीडियो देखा,
जिंदगी भर में उन्होंने कहा मैं इस तरह का दुविधा में कभी नहीं रहा जिंदगी में, मतलब इलेक्शन लड़ना इतना मुश्किल निकला उनके लिए, और फिर अभी इलेक्शन पॉलिटिक्स से बाहर आ गया, अभी एक्टिविज्म और रिसर्च और वो सब चल रहा है। और लेकिन ये जीवीएल नरसिम्हा राव जल्दी ही पॉलिटिक्स में आ गया है ना, वो राज्यसभा मेंबर बन गया, एक पोलस्टर का स्थिति है। इसमें सत्ता के करीब रहता है, जैसे जर्नलिस्टों को कई बार टेम्पटेशन होता है ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करे और इस तरह का तो इसलिए पोलस्टर्स के लिए भी ये प्रॉब्लम है, नहीं राजीव जी? नहीं होता है ना, जर्नलिस्ट कई बार सोचते हैं मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ, तो कहीं जब आप उनके लिए स्पीच लिखते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अब तो सब जगह हर प्रदेश में जर्नलिस्ट मंत्री विधायक बन रहे हैं, तो वो भी इसी समाज से आते हैं। तो हमारे यहाँ से तो बड़े बड़े लोग कोशिश किया राज्यसभा जाने के लिए, एक आर के मिश्रा जी के अलावा कोई जा नहीं पाया, इस पर हमको अफसोस है लेकिन कोशिश में कई लोग क्यों में है, जर्नलिस्ट से बड़ी बड़ी है जी। सारी जर्नलिस्ट है ऑलमोस्ट। राजीव जैन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सनी सेबेस्टियन जी प्लीज अपनी बात पूरी करें। जी नहीं ये तो ये एक्चुअली प्रशांत किशोर का जो बिहेवियर है ना थोड़ा सरप्राइजिंग हुआ है, इनका इस तरह का रिएक्शन। करण थापर तो काफी रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है और वो नॉर्मली साइड नहीं लेते और है इंटिमिडेटिंग, उनका स्टाइल बड़ा इंटिमिडेटिंग है। अगर उनसे ज्यादा परिचय नहीं है तो जो सब्जेक्ट है या जो जिनसे इंटरव्यू हो रहा है उनको लगेगा बहुत ही अग्रेसिव है, ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि उस तरह का बहुत ही ऐसा मतलब फिंगर इस तरह का दिखा के वो सारे करते हैं, अग्रेसिव है। लेकिन उनका स्टाइल है, उनको जो देखा है तो फिर आइडिया हो जाएगा ये इस तरह का ही, उनका प्रेजेंटेशन इस तरह का है। लेकिन बहुत अच्छा लॉजिक, उनका आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छा है, लॉजिकल है और फेयर भी है। मेरे को खराब लगा ये इस तरह का 4 लोगों को आप जैसे 4 लोगों को मैं मतलब हैंडल कर सकता हूँ वगैरह, थोड़ा लो लेवल का जो रिएक्शंस था। पूरा वीडियो देख नहीं पाया, वापस देखूंगा मैं। जी राजनीति में आने की तैयारी करने वाले शख्स, राजनीति में आने वाले शख्स का ये रिएक्शन कितना उचित है? राजीव जैन जी, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। आरपी विजय जी पहले कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि अभी ऐसे ही सनी जी बोल रहे थे तो मैं कह रहा था कि देखो करण थापर जी ने इंटरव्यू लिया, प्रशांत किशोर ने मतलब जवाब दिया। आज एक इसी तरह का इंटरव्यू मैं भी देख रहा था, स्मिता प्रकाश ने कपिल सिब्बल जी का लिया था, तो मैं देख रहा था उसमें सिमिलर चीज है, मतलब बिल्कुल वही चीज है जो प्रशांत किशोर जी ने कहा होगा ना, द सेम थिंग हैज बीन टोल्ड बाय कपिल सिब्बल जी टू द मतलब प्रकाश जो एएनआई की वो है एडिटर, उनको। तो मैं ये बस इतना ही बोलना था मेरे को। बिल्कुल वो भी बड़ी चर्चा आज उसी सुर्खियां बटोर रहे हैं, दोनों बटोर रहे हैं, लेने वाले भी इंटरव्यू और देने वाले भी। बहरहाल राजीव जैन जी, ये जो रिएक्शन था पीके का, जिस तरह का किसी भी मंझे हुए रणनीतिकार, टेपोलॉजिस्ट, राजनेता से ये अपेक्षित है क्या? नहीं, देखिए उस इंटरव्यू में मैंने भी देखा, बाद में देखा था मैंने उसको यूट्यूब पर। उन्होंने अपने आने वाले 10 साल के लिए राजनीति करने के लिए ऐलान भी किया है उस इंटरव्यू में कि अब वो बिहार की राजनीति करेंगे। यानी मतलब बिहार में अब एक साल बाद चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ चुनाव को अपनी पार्टी जो उनका दल है जिन्होंने बनाया वो चुनाव लड़ेगी। तो साफ तौर पे कहा तो अच्छी बात है, एक उन्होंने कहा। लेकिन जहां तक अभी चर्चा हो रही थी कि राजनीति में आना हुआ पत्रकार बहुत वो उम्मीद करते जाते हैं, राजनीति में जाना चाहिए, ब्यूरोक्रेट खूब आते हैं, व्यापारी खूब आते हैं, हम तो यही चीजें कहते हैं, दबंग लोग भी आ जाते हैं राजनीति, सब लोग आए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी लेटेस्ट जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एक पत्रकार हमारे जीते भी विधायक भी बने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हर वर्ग के लोग आए, कोई जरूरी नहीं है। टीचर्स का भी आते हैं, जो रहते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के, वो तो राजनीति में भरे पड़े हैं, तो वकील भरे पड़े हैं, तो पत्रकार आ जाए तो कोई गलत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आए, अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं, सब सफल हो। तो जहाँ तक आप क्या पूछ रही थी मीना जी? मेरा सवाल ये था कि
उनका एक तरफ तो उनका जो आकलन है उसको लेकर हम सारी बात कर चुके हैं, इसका नफा नुकसान क्या होगा उनको इस चुनाव के बाद की, उनकी जो राजनीतिक भविष्य है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें हमने समझी। एक राजनेता के रूप में जब हम किसी को देखते हैं तो पीके को हमने जिस तरह से देखा इस इंटरव्यू में, क्या वो उनके राजनीतिक नेता के रूप में सफलता के संकेत देते हैं? इसका तो आकलन नहीं किया जा सकता, ना अपन इतना जानते हैं, ना बिहार के उनका क्या वो बिहार तक ही सीमित रहना चाहते हैं जैसा उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया। तो बिहार में वो किस तरीके से सफल होंगे, बिहार की राजनीति क्या है, तो अब जो नतीजे आएंगे उसमें बिहार की राजनीति भी कहीं उसकी दशा दिशा तय होगी कि वो किस रूप में आएगी। कोई नए लोग भी आएंगे सामने, पार्टियों का अपना अपना आकलन है। जैसे विजय जी तो 400 पार कह रहे हैं, कोई बात नहीं, ये उनका हक है कि वो दावा करते थे कि पार्टी करती रही। कांग्रेस के लोग कहते आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा नहीं जाएगी। आज मैं अरविंद केजरीवाल का भी एक बड़े चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था, वो भाजपा की 220 के करीब सीटें बता रहे हैं। तो आकलन अपना अपना है, राजा अपने ढंग से करते हैं, उनके पास अपनी सूचनाएं होती हैं, फीडबैक होता है, तो उस हिसाब से वो करते हैं जैसे हम पत्रकार करते हैं। तो हमारा आकलन कहीं गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, दोनों ही बातें हैं। किसी को ये लगता है कि उसके पक्ष में जा रहा है, किसी को लगता है कि यार हमारे खिलाफ बोल रहा है। लेकिन पत्रकार अपने ढंग से कहता है, उसका अपना आकलन होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ पत्रकार मतलब बाइस्ड भी होते हैं, तो वो उस रूप में होते हैं। अब इस मौके पर अब पीके बाइस्ड है कि नहीं है, इसी सवाल के साथ आज मैं आप सब लोगों से अनुमति लेती हूँ और ये चर्चा का विषय रहेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दिन और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे उनकी पार्टी, उनका खुद का किस तरह से भविष्य निर्धारित होगा, इससे समझ में आएगा कि वो आज जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं और जिस तरह के इंटरव्यूज में वो आंकड़े बता रहे हैं उनके मायने क्या थे। चुनाव के नतीजों के बाद ही बहुत कुछ निर्भर होगा, लेकिन आज सुर्खियां उन्होंने जरूर बटोरी और सबके अपने अपने उसको समझने की नैरेटिव है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, वो जो दिख रहा है और उसके पीछे की सच्चाई में कितना फर्क है, कहाँ से निकल रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कौन है, कहने की मंशा क्या है, ये सब भी जनता जाने। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस बात को समझे। न्यूज़ 24 पर हमारी ये कोशिश हर दिन जारी है। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।